Hello students, welcome to Confianza Education. Today we are going to cover our new topic, Our Universe. ये CMC स्कूल के एडमिशन टेस्ट के लिए है ना, जो कि क्लास 6, 7, 8 तीनों का ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आवर यूनिवर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मून के बारे में पढ़ेंगे और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स होते क्या है उनके बारे में। ठीक, देखो यूनिवर्स होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। यूनिवर्स एक वास्ट स्पेस को बोलते हैं। वास्ट स्पेस का मतलब होता है एक बहुत बड़ी जगह। यूनिवर्स क्या है, एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम बात करें स्टार्स की, प्लैनेट की, मून की, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, यूनिवर्स के अंदर आती हैं। गैलेक्सी भी हमारा कहाँ आता है, यूनिवर्स के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें ही कहाँ आती हैं, यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, जैसे कि अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जितना भी हमारे आसपास है मैटर, सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि हमारा लाइट, फैन, पंखा, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, ताजमहल, ये सारे क्या हैं, मैटर्स हैं। स्पेस, सन, मून, ये सारे क्या हैं, मैटर्स हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स के अंदर आते हैं। एनर्जी, ऊर्जा हो गई, प्लैनेट, स्टार्स, ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, यूनिवर्स के अंदर आते हैं। यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम भी आता है, मिल्की वे गैलेक्सी भी आती है, बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी। देखो मिल्की वे गैलेक्सी वो गैलेक्सी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मतलब जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो कौन सी गैलेक्सी में रहता है, मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है। ऐसे ही यूनिवर्स के अंदर और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, और इन गैलेक्सीज के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह होती है, वो भी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का ही पार्ट है। अब देखो यूनिवर्स के अंदर देखोगे तो द सन, मून, ये ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई, वो सारे ऑब्जेक्ट जो रात में चमकते हैं, वो सारे ही हमारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो जितना मून हो गया, प्लस सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे क्या हैं, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं यूनिवर्स में, जो कि शाइन करते हैं, चमकते हैं। यहाँ पे और भी देखोगे तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और गर्म होती है ना। तो दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडी किसकी बनी होती है, गैसेस की बनी होती है। इन सेलेस्टियल बॉडीज की अपनी खुद की हीट भी होती है और खुद की लाइट भी होती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में ये लोग रिलीज करते हैं, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में इनके पास होता है। तो इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, सेलेस्टियल बॉडीज बहुत सारी होती हैं यूनिवर्स के अंदर। जो भी ऑब्जेक्ट साइन कर रहा है रात के टाइम पे, वो सारी क्या है, हमारी सेलेस्टियल बॉडी है। अब उसमें सन भी आ जाता है, सन भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, अब सन सेलेस्टियल बॉडी कई टाइप्स की होते हैं, तो जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं किसके, स्टार्स की। तो स्टार हम किसे कहते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, गर्म होती हैं और जो गैसेस से बनी होती है, जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, स्टार्स होती हैं। ठीक है, तो सन भी क्या है, एक स्टार है। सन भी क्या है, एक स्टार है, जो कि किससे, हीट सॉरी गैसेस से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन समझना, हमें कॉन्स्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है कि देखोगे रात में जब हम लोग छत पे जाते हैं तो छत में देखते हैं बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना स्काई के अंदर। अब वो सारे स्टार्स क्या करते हैं, आपस में बहुत सारे स्टार्स एक साथ होते हैं। तो वो सारे स्टार्स मिलके कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, कोई इमेज ड्रॉ कर रहे होते हैं। उसी पैटर्न और इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के, स्टार्स जो बहुत सारे मिलके पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ नाम हैं, जैसे कि यहाँ पे सप्ता 7 है, जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है ना। बिग बैंग थ्योरी, अब बिग बैंग थ्योरी होती क्या, अभी हमने यूनिवर्स की बात करी कि यूनिवर्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं। बिग बैंग थ्योरी बोल बताती है कि यूनिवर्स बना कैसे। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आई कहाँ से।
तो बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड लॉन्ग एगो। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स इतने लंबे समय पहले कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इतना लंबे टाइम जो चला ये यूनिवर्स बना, ये कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ें। अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज स्क्वीज्ड इनटू टेनी एक्सट्रीमली हॉट एंड डेंस पॉइंट मच स्मॉलर देन अ एटम। ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब इसको हम अपनी सरल भाषा में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो यूनिवर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट मैंने बना दिया ना, तो यूनिवर्स पूरा का 13.8 बिलियन ईयर पहले हम जाएंगे तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एक छोटे से बिंदु के अंदर था, ठीक। अब क्या होता है, ये छोटा सा बिंदु बहुत ज्यादा ही गर्म होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है, और बहुत ज्यादा डेंस पॉइंट होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। अब ये एक एटम से भी छोटा होता है। तो सडनली ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, ये सडनली क्या होता है, एक्सप्लोडेड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आगे हम यही भी बात करते हैं। सडनली दिस टिनी पॉइंट एक्सप्लोडेड एंड बिगन टू एक्सपेंड, creating space time and everything we know. The universe grew extremely fast from smaller than an atom to bigger than a galaxy. In a fractions of second, it kept growing and cooling down. As it cooled, energy changed into a tiny particles which formed atoms and later stars, planets and galaxies. तो ये जो छोटा सा बिंदु था जिसके अंदर ये पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था, जैसे कि हमने बात करी ना, एक छोटा सा बिंदु था, इसमें पूरा यूनिवर्स समाया था। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म भी था और डेंस भी था। जब ये पॉइंट फटा, ये एटम से ही बहुत छोटा था, जब ये फटा तो इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकली और यूनिवर्स बनना चालू हो जाता है। ये यूनिवर्स यहाँ पे देखो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड की बात करी गई है, लिखा है ना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है कि जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, ये जो बन रहा है यूनिवर्स, मतलब ये अभी भी कंटिन्यूअसली बन रहा है, रुका नहीं है। यूनिवर्स में आज भी कई सारी चीजें नई नई डेवलप हो रही है, बन रही हैं, ठीक है, उसी पॉइंट से निकल रही हैं। तो ये जो पॉइंट से ये सारी चीजें निकलना चालू हुई है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मतलब एक सेकंड से भी कम के टाइम में ये सारी चीजें डेवलप होने लगी, बनने लगी। और धीरे धीरे ये चीजें बहुत ज्यादा गर्म थी, तो धीरे धीरे जब यूनिवर्स से बाहर, मतलब उस पॉइंट से बाहर निकली, तो धीरे धीरे ठंडी हुई, कूल डाउन होने लगी, और ये से ही नए नए पार्टिकल्स बने। जैसे कि यही जो नए नए उसमें से पॉइंट में से पार्टिकल्स निकले थे, वही बाद में क्या बने, स्टार्स बने, प्लैनेट बने और गैलेक्सीज बनी। और आज भी ये यूनिवर्स जो है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट बिलीव दिस बिकॉज गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। साइंटिस्ट इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि ये गैलेक्सी जो है ये हमसे लगातार दूर जाती जा रही हैं। एंड वी कैन मेजर द आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग कॉल द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये आज भी जो यूनिवर्स बना है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अब ऐसा साइंटिस्ट को क्यों लग रहा है, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, जो गैलेक्सीज हैं, वो लगातार कंटिन्यूअसली हमसे दूर जाए जा रही है। हमारी वाली गैलेक्सीज से बाकी गैलेक्सीज जो है वो दूर जाते जा रही हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रही हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी के बाद इसको क्या नाम से जाना गया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है, इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है। यूनिवर्स के बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं सन की, ठीक है। सन क्या होता है, आप जैसे कि हम रोमन माइथोलॉजी के अंदर जाएं तो वहाँ पे सोल एक वर्ड होता है, सोल, सोल का मतलब होता है सन गॉड, मतलब भगवान सूर्य देवता, है ना। अब उस सोल का मतलब होता है, तो वहीं से एक वर्ड निकला सोलर। अब सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। अब यहाँ पे सोलर सोल क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो सन के आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जो सन की फैमिली माने जाते हैं, तो उन्हीं सब को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इन सभी को मिला के हम क्या बोल देते हैं, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम, जो सोलर वर्ड निकला वो कहाँ से निकला, सोल शब्द से निकला, जो कि रोमन माइथोलॉजी का वर्ड है। इसका मतलब होता है सन गॉड, और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ द सन की बात की गई है, तो सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, मून्स होते हैं, वो सारे ही क्या हैं, सन की फैमिली है। तो इसलिए उसको पूरे को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, सोलर सिस्टम बोल देते हैं। तो सन की बात हमने कर ली, सन एक स्टार है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट है। वो एक सेलेस्टियल बॉडी भी है, पर सेलेस्टियल बॉडी के साथ ही वो क्या है, एक स्टार भी है, सेलेस्टियल बॉडी का ही पार्ट है, क्योंकि वो सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है, वो एक स्टार है। अब उसको स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की हीट भी है, मतलब
ऊष्मा भी है, गर्मी भी देता है और उसके अपने पास खुद की लाइट भी है। तो वो इस सोलर सिस्टम के कहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होता है। ये बहुत बड़ा है, ये ग्लोइंग बॉल है जिसमें जो उजाला करती है, हॉट गैसेस है, ठीक है। ये हमें लाइट भी देता है, ये हमें हीट भी देता है। और सोलर जो सन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ पे ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, क्योंकि सोलर मतलब सोल नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा तो एनर्जी भी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग तो वैसे भी जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। तो अर्थ पे लाइफ के लिए सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फूड के साथ ही ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इट्स ग्रेविटी कीप्स द प्लेनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्बिट अराउंड इट। जो सोलर सिस्टम मतलब जो सन है, सन की ग्रेविटी ही सोलर सिस्टम को बना के रखती है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ही बाकी प्लैनेट्स को मतलब उसके फैमिली मेंबर्स को, बाकी प्लैनेट्स को पकड़ के रखता है, जिससे कि वो सोलर सिस्टम में उसके चारों तरफ ही मूव करते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सन की, मतलब सन बना किस चीज से है। तो सन जो है वो मेनली दो गैसेस से बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन उसमें 73% है और हीलियम अबाउट 25% है, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ हैवियर एलिमेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी चीजें उसके पास, पर बहुत कम मात्रा में। तो ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, आयरन, ये सारी चीजें भी उसके पास है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारा हो गया 73%, ये हो गया हमारा 5%, दोनों को प्लस करोगे तो ये हमारा होगा 98%, है ना। तो अभी भी 2% जो है वो कम है। तो बाकी 2% के अंदर ही ये हमारी बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन। Sun is powered by nuclear fusion happening in its core, where hydrogen atoms are joined together to form a helium, releasing tremendous energy as is light and heat। अगर मैं इसको सिंपल सा भाषा में बोलूँ तो सन के जो सेंटर पॉइंट होता है, जो उसका कोर एरिया होता है, वहाँ पे एटम्स जो हैं वो लगातार ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब परमाणु बम जैसा फट रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से हमें हीट और लाइट मिलती है। पर हमें आवाज़ सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि सन और यहाँ के बीच में, अर्थ के बीच में पूरा वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए हमें वहाँ की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। पर वहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, परमाणु बम फट रहे हैं, जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है, ठीक है। सन जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, और अगर हम बात करें इसकी दूरी की तो 150 मिलियन किलोमीटर वो अर्थ से दूर है, ठीक है। सन के बारे में जान लिया, यूनिवर्स के बारे में जान लिया, बात कर लेते हैं हम प्लैनेट्स के बारे में। अब देखो, हमने कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करी थी कि यूनिवर्स के अंदर जो भी नाइटमेयर ऑब्जेक्ट जो साइन करता है वो सारे क्या होते हैं, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें। अब वहाँ पे हमने सेलेस्टियल बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड, सेलेस्टियल बॉडी में हमने देखा कि वो सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है वो हमारा स्टार कहलाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी तो सेलेस्टियल बॉडी होंगे जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होगी, है ना। तो वही पे बात की जा रही है, जो सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की ना हीट है ना ही लाइट है। वो शाइन करते हैं कि दूसरे स्टार्स की मदद से, जैसे कि सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, सूरज की रोशनी जो है वो प्लेनेट पृथ्वी पे पड़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी विजिबल होता है, शाइन करता है। तो ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं जो दूसरे की लाइट से शाइन करते हैं, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट, ये जो वर्ड है प्लैनेट, वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड कौन सा है हमारा, देखो जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है, वर्ड है हमारा प्लांटे, सॉरी प्लेनेटे। अब ये प्लेनेटे वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वंडर्स, जिसका मतलब होता है वंडर, जो आसपास घूम रहे हो, है ना। तो यहीं पे ये बाकी के जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो प्लेनेट है जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड के लैंग्वेज के वर्ड से प्लांटे से निकला है। अब देखो यहाँ पे कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, उनको उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो पहले नंबर पे आता है मरकरी, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सैटर्न, सेवंथ पे यूरेनस, एट पे नेपच्यून। अब इसको याद करना होगा सीक्वेंस से, क्योंकि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सन के सबसे पास मरकरी है और सबसे दूर नेपच्यून है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसको याद करने के लिए देखो एक है शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट
मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स, अस नट्स, है ना। तो यहाँ पे इसका हर एक कैपिटल लेटर जो है वो उसके प्लेनेट को दिखा रहा है। जैसे एम मतलब मरकरी, वी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस मतलब सैटर्न, यू मतलब यूरेनस, एन मतलब नेपच्यून। ठीक है, ये याद करने का आपका तरीका है। बाकी आप बिना इसके भी यूज याद करोगे, दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, इजी है। फिर ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। ये सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ मूव करते हैं, और इनका मूव करने का एक फिक्स पाथ है। अब ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो ये बीच में सन है, अब अर्थ ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ जाएगी और कभी ऐसे दूर चली गई और कभी ऐसे रिटर्न आ जाएगी। ऐसा उसका कोई ये नहीं है कि कहीं पे कैसे भी घूम फिर के सन के चारों तरफ ही घूमते रहना है, नहीं। उनका एक फिक्स पाथ होता है कि वो सन के चारों तरफ ही घूमेंगे और एक फिक्स पाथ में घूमेंगे, एक फिक्स सर्कल में ही घूमेंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से। अब वो हमेशा डेली इसी पाथ पे ही रिवॉल्व करेंगे। एक साल पे जब वो घूमते हैं तो एक साल में वो इसी पाथ में जाएंगे। जैसे 2024 में वो इस पाथ पे ट्रैवल करके आए हैं, तो 2025 में भी वो इसी पूरे पाथ पे ही ट्रैवल करेंगे। ऐसे इनका पाथ जो होता है वो फिक्स होता है। इसी फिक्स पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, हर एक प्लेनेट का अपना खुद का ऑर्बिट होता है। अब यहाँ पे देखो वीनस जो कि सेकेंड नंबर का प्लेनेट है, इसको अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, मतलब अर्थ का जुड़वा भाई बोला जाता है। इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है वो काफी हद तक अर्थ से मिलता जुलता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विंस बोला जाता है। ठीक। अब यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज है, टिल रिसेंटली 2026 तक जो प्लूटो था उसको एक प्लेनेट की तरह कंसीडर किया जाता था, पर 2006 के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वो प्लूटो को प्लैनेट से अलग कर देते हैं, उसके दूसरे सेलेस्टियल बॉडी में उसको डाल दिया जाता है। अब उसको प्लैनेट ना कह के उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। अब इस वाले पिक्चर को आप ध्यान से देखो, बीच में देखो ये यहाँ पे सन है। अब सन के चारों तरफ देखो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, मरकरी। कितना है, 58 मिलियन किलोमीटर ये दूर है सन से। ऐसे वीनस देखोगे तो 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, अर्थ 150 एंड मार्स 228। यहाँ पे देखो बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आई है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। अब एस्ट्रॉयड क्या होते हैं इसके बारे में बात हम अभी करेंगे, पर ये देख लो एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक। अब ऐसे ये बहुत सारे हमारे 8 प्लैनेट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन सबको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक। अब वहीं पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है इन्हें हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये इनर प्लैनेट जो है ये सन के पास होते हैं, और ये लोग किसके बने होते हैं, ये प्लैनेट रॉक्स के बने होते हैं, मतलब हार्ड सरफेस होती है यहाँ पे, ये रॉक्स के बने हुए। पर वहीं पे जो आउटर प्लैनेट देखोगे ये लोग सन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और ये गैस के बने हुए होते हैं। ठीक है, ये गैस के बने हुए हैं। बाकी हर प्लेनेट की जहाँ पे डिटेल दी गई है वहाँ पे देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कि जैसे कि अगर मैं जुपिटर की बात करूँ, इसका अपने ऑर्बिट पे एक चक्कर जो लगाता है वो 11 साल 11 महीने और 11 साल 11 महीने में लगाता है, लगभग 12 सालों में लगाता है। ठीक है। और इसका एक स्पिन मतलब अपनी जगह पे ये जो घूमता है, रोटेशन करता है, वो 9 आवर 56 मिनट में कर लेता है। ठीक। इसके पास मून कितने हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मरकरी का। देखोगे तो ये 88 डेज में सन का एक चक्कर पूरा लगा लेती है, और अपने एक्सिस पे मतलब अपनी ही जगह पे इसको घूमने में, रोटेशन करने में 59 डेज का टाइम लगता है। ऐसे सबका यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्थ और मून की। देखो एक एक करके देखते हैं। अर्थ जो होता है ये हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, पहले नंबर पे मरकरी आता है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है। अगर हम बात करें साइज की कि कौन कितना बड़ा है, तो अर्थ जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब ये पांचवें नंबर पे आता है। ये फ्लैटेंड है पोल पे, जैसे कि हम बात करें तो ये ऊपर पे, जैसे कि ये हमारा ऊपर पोल होता है, एक नीचे पोल होता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे ये फ्लैटेंड है, चिपटा हुआ है। और अर्थ की शेप को हम ज्वाइड शेप बोलते हैं। ज्वाइड का मतलब होता है कि अर्थ की तरह पिक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन किस चीज़ के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पे लोग जिंदा, मतलब लाइफ पॉसिबल है, लोग रह सकते हैं।
अब ऐसा क्यों है क्योंकि ये ना ही अर्थ के सन के ज़्यादा पास है, ना ही सन से ज़्यादा दूर है, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पे पानी है, हवा है और बाकी सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान यहाँ पे आराम से जिंदा रह सकता है। लाइक ऑक्सीजन गैस, बिना ऑक्सीजन के तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो अर्थ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। और ये फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। अब ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है वो किससे कवर है? पानी से कवर है। तो पानी की वजह से ये हमें कैसे दिखाई देती है? ब्लू प्लेनेट की तरह ब्लू प्लेनेट दिखता है, मतलब बाहर से ब्लू दिखता है, तो इसलिए इसका नाम ब्लू प्लेनेट भी है। अब मून की बात करें तो अर्थ जो मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून है वो अर्थ का क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, और अर्थ का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ। 1/4 ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि जैसे कि मैं बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल अर्थ का डायमीटर अगर 8 मीटर है, तो इसका मून का कितना होगा? 8 का हम 1/4 निकाल लेंगे। 8 का हम 1/4 निकाल लेंगे, जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका कितना रहेगा? 2। तो अगर अर्थ का डायमीटर 8 मीटर है तो इसका कितना होगा? 2 मीटर। ठीक है, तो अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसके कंपैरिजन में मून का डायमीटर उसका 1/4 होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है वो हमसे कितना है? 3,84,400 किलोमीटर जो है वो मून हमसे दूर है अर्थ से। और इसको अर्थ का चक्कर लगाने में 27 डेज का टाइम लगता है, और इतना ही टाइम वो अपनी जगह पे रोटेशन करने के लिए भी लेता है। जैसे कि अर्थ अपनी ही जगह पर रोटेट करने के लिए 24 घंटे लेता है, वैसे मून अपनी जगह पर रोटेट करने के लिए 27 दिन का समय लेता है, और अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए भी ये 27 दिन का ही टाइम लेता है। मून पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है सरवाइव करने के लिए, इसलिए मून पे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, पर मून पे माउंटेन्स है, प्लेन है, डिप्रेशन मतलब गड्ढे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे परछाई बनती है, जिसकी वजह से मून हमें काला काला सा दिखाई देता है। जिस दिन फुल मून होता है उस नाइट को हम पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन न्यू मून निकलता है उस रात को हम अमावस्या बोलते हैं। न्यू मून फुल मून क्या होता है? जैसे कि अगर हम बात करें कि ये अर्थ है, जब आप लोग छत पे जाते होगे तो किसी दिन आपको पूरा चांद दिखता होगा, किसी दिन आधा चांद दिखता होगा। तो जिस दिन पूरा चांद दिखता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं, और जिस दिन चांद दिखता ही नहीं है उस रात को हम अमावस्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट बोलते हैं। अब ये कुछ एनसीईआरटी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट चीज़ें हैं जो वन वर्ड में बहुत इजीली क्वेश्चन बन सकते हैं इनके। जैसे कि मैं बात करूं इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये ऐसे प्लेनेट है जिनके ऊपर रिंग्स है। ठीक है, और दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ये जो रिंग्स होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये बेल्ट होती है जिनको हम स्मॉल डेब्रिस बोलते हैं। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. इन रिंग्स को हम लोग अर्थ से देख सकते हैं, मतलब आप लोग अपनी छतों से देख सकते हो अगर आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। वर्ड ओरिजिन के अंदर नीचे दाओगे तो यहाँ पे देखो जियो, और जियो के साथ जब लॉजी जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। जब हम स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जब हम अर्थ के मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसको जियोमेट्री बोलते हैं, और जब हम रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ को हम रिसेंबलिंग की बात करते हैं तो उसको हम जियोइड बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डू यू नो के अंदर देखो, ह्यूमंस हैव आल्सो बीन फैसिनेटिंग गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। वो लोग जो सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। तो आर्यभट्टा भी जो थे वो भी एक एस्ट्रोनॉमर थे एंशियंट इंडियन टाइम पे, मतलब प्राचीन टाइम पे। ठीक है, he said that the moon and the planets shine due to reflect sunlight. Today, astronomers all over the world are busy exploring the universe. आज के टाइम पे सारे ही जो होते हैं एस्ट्रोनॉमर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में ही लगे हुए हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ने भी बोला था कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे मून है, वो सन के रिफ्लेक्शन से ही चमकते हैं। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो इंसान था, पहला व्यक्ति था जो कि मून पे गया था। वो मून पे कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा डू यू नो, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना।
तो जो लाइट है वो कितनी स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर वो 1 सेकंड में ही ट्रेवल कर लेती है। और अर्थ की जो सन होता है, सन से अर्थ पे रोशनी आने में उसको कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। तो सोच लो कि अर्थ कितना, सन कितना दूर है अर्थ से, क्योंकि वहां से अगर एक रोशनी जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, फिर भी वहां से सन से अर्थ पे रोशनी आने में 8 मिनट का समय लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। ठीक है, सैटेलाइट क्या होती है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब सैटेलाइट जो होती है वो एक नेचुरल सैटेलाइट होती है और ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है। एक आर्टिफिशियल बॉडी जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है, मतलब साइंटिस्टों द्वारा बनाई जाती है, जो कि यूनिवर्स में घूमती है प्लैनेट्स के चारों ओर, है ना। अब इसके कई सारे अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया हो, जो कि रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। ऐसे इंडिया की कुछ सैटेलाइट है, इनसेट, आईआरएस और एडुसेट। ठीक है, इनके अलग अलग पर्पस होते हैं। ये मौसम वेदर के रिपोर्ट के लिए भी होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी होता है, जो हम फोन पे बात कर पाते हैं वो भी किसकी मदद से कर पाते हैं, सैटेलाइट की मदद से ही कर पाते हैं। एस्ट्रॉइड किन्हें बोलते हैं और मेटेराइट्स किन्हें बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट हो गए। देखो यूनिवर्स के अंदर स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो यूनिवर्स में ट्रेवल कर रही होती हैं। उन्हीं छोटी छोटी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी जो बॉडीज होती हैं ये ज़्यादातर क्या सारी जो होती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही रिवॉल्व करती है, बीच में ही घूम रही होती है। अभी देखो मैंने आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाई थी ना पिक्चर्स के अंदर, तो वो इन्हीं एस्ट्रॉइड्स की बात कर रहे होते हैं। छोटी छोटी टीनी बॉडीज होती है जो कि ना स्टार होते हैं, ना प्लैनेट होते हैं, ना सैटेलाइट होते हैं। ये इन्हीं के बीच में चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मीटरेट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे रॉक, पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और ये कई बार अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आ जाते हैं और ये अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक, और जब ये अर्थ की तरफ बहुत तेज़ी से आते हैं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है एयर की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होकर वो जलने लगते हैं, और जलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इसको हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। आई होप आपको आप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। धन्यवाद।